डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज के एक उस संस्था, उस सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है नातेदारी। अब देखिए +1 समाजशास्त्र का ये चैप्टर है, तो हम +1 का ये चैप्टर करते हैं कि नातेदारी का क्या अर्थ है। नातेदारी क्या है? देखिए, विवाह, परिवार और नातेदारी ये तीनों सामाजिक संस्थाएं हैं। ये एक दूसरे का, इनका आपस में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध है। इन तीनों संस्थाओं के बिना समाज की कल्पना करना निरर्थक है। कोई कल्पना की नहीं जा सकती जब तक नातेदारी, परिवार, विवाह इन चीज़ों का नहीं होगा तो समाज की कल्पना करना बेमानी होगा। हर एक संस्कृति में बच्चों को रिश्तेदारी से परिचित कराया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि वे उससे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करें, यानी कि नातेदारी से अपना भावनात्मक जुड़ाव क्या रखे, हमेशा बनाए रखे, जिसके आधार पर वो समाज में एक सुरक्षा का भाव महसूस करता है। दूसरों से ऐसे घनिष्ठ रिश्ते बनाने वाली संस्था को ही हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। नातेदारी का निर्धारण केवल जन्म से या विवाह से ही नहीं होता, अपितु इसे समय के साथ साथ सीखा भी जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि उदाहरण जैसे बच्चे को गोद लेना नातेदारी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसे कानून से मान्यता है और समाज को इसने स्वीकृति दी है, समाज स्वीकार करता है। जबकि परिवार के सदस्य एक आर्थिक इकाई के रूप में साथ रहते हैं। नातेदारी के सदस्य अपने दैनिक कार्य साथ साथ करते नहीं करते, लेकिन नातेदारी के सदस्यों का आपस में लेन देन, विवाह में उपस्थित होना, उत्सवों में मेल मिलाप होना और ये एक दूसरे के सुख दुख में क्या रहते, काम आते हैं, तो ये क्या होती है, नातेदारी होती है। जैसे ताई, मौसी, बुआ, मामा, चाचा, चाची, सास, ससुर, देवर, भाभी, भांजे, भतीजे और चचेरे भाई बहन, ये सब नातेदारी समूह के क्या होते, सदस्य होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नातेदारी कहते हैं। नातेदारी की एक स्ट्रिक्ट परिभाषा मैं आपको बताऊं कि हम किसे कहेंगे। देखिए, नातेदारी प्रथा वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने के लिए क्या करती है, प्रेरणा देती है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका परस्पर संबंध वंशावली के आधार पर होता है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं पारिवारिक वंश परंपरा के आधार पर इनके संबंध होते हैं। समाज उनको स्वीकृति प्रदान करता है। गोद लिए हुए बच्चों को भी क्या कर लिया जाता है, किसी ना किसी तरीके से नातेदारी सिस्टम में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, नातेदारी कितने प्रकार की होती है। सामान्य तौर पे नातेदारी 2 प्रकार की बताई गई है। 2 प्रकार की नातेदारी किस आधार पर है? एक है रक्त मूलक नातेदारी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्त मूलक नातेदारी क्या है। देखिए, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसके सदस्यों के साथ उसका रक्त संबंध होता है। माता पिता के साथ संतान में और सहोदर में रक्त संबंध होता है। दूसरे शब्दों में, जन्म में परिवार के सदस्यों के साथ व्यक्ति की रक्त मूलक रिश्तेदारी कायम हो जाती है। रक्त मूलक नातेदारी एक सामाजिक मान्यता है और पिता एक सामाजिक क्या होती है, उसकी स्थिति होती है। ये आवश्यक नहीं कि व्यक्ति का सामाजिक पिता, जिसे समाज पिता मानता है, उसका जैविक पिता भी हो। देखिए, बहुपति प्रथा वाली टोडा जनजाति है भारत में एक, जहाँ पे भाई पत्नी के गर्भवती होने पर तीर कमान का संस्कार करता है। वही होने वाली संतान का पिता माना जाता है, चाहे जैविकी दृष्टि से संतान किसी भी पति की हो। देखिए, ये भारत की जनजाति में पाया जाता है, टोडा जनजाति में। इस प्रकार गोद ली हुई संतान भी गोद लेने वाले युवक की क्या होती है, वो जैविक संतान नहीं है लेकिन उसकी संतान मानी जाती है। तो इस तरह गोद लिए हुए बच्चे के वो उसी को अपने माता पिता मानता है, वो उसको संतान मानते हैं, तो उसको हम रक्त मूलक की तरह क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। विवाह मूलक नातेदारी, देखिए, विवाह के बाद कुछ रिश्ते जब एक दूसरे से कायम होते हैं उनको हम विवाह मूलक कहते हैं। जैसे व्यक्ति 2 परिवारों का सदस्य होता है। एक तो उसका मूल परिवार होता है जिसमें वो जन्म लेता है, और दूसरा उसका विवाह
करके वह स्वयं बनाता है। विवाह करने के बाद व्यक्ति को अनेक रिश्तेदार मिल जाते हैं, जैसे पति पत्नी तथा एक दूसरे के रिश्तेदार भी आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं। जीजा साली, साला, मौसा मौसी, सास ससुर, देवर जेठ, ननद भाभी आदि, ये ऐसे ऐसे रिश्ते हैं जो शादी के बाद ही कायम होते हैं। विवाह के आधार पर स्थापित होने वाली नातेदारी को विवाह मूलक नातेदारी कहा जाता है। यानी कि एक सूची बना लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है, एक परिवार में रहता है, तो उस समय उसके पास कौन कौन सी रिश्तेदारियां होती है, और शादी के बाद उसके पास कौन कौन सी रिश्तेदारियां आ जाती है। तो इनकी एक सूची बनाकर हम अच्छे से इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए, भारतीय संदर्भ में समझना इसको बहुत रोचक है। नातेदारियों की श्रेणियाँ क्या होती है, यानी कि किन कौन सी डिग्रियाँ उनको दी जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक हम उम्र के हो गए, उनके नातेदारी, फिर हमसे फादर वाली लाइन की नातेदारी, दादा वाली लाइन की नातेदारी। अब हम इनको समझते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति सभी रिश्तेदारों के साथ समान रूप से निकटता नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जो जितना नज़दीक का होगा, फिर वो उससे नज़दीक का होगा। ये चेन सिस्टम होता है नातेदारी में भी एक। तो जो चेन की कड़ी जितनी नज़दीक होगी, उससे घनिष्ठ संबंध रहेगा। नातेदारी को सामाजिक व्यवहार में अत्यंत निकट और आत्मीय माना जाता है, जबकि दूसरों के साथ कम निकटता होती है। आत्मीयता की अथवा निकटता की मात्रा के आधार पर नातेदारी की हम 3 श्रेणियाँ विभाजित करते हैं। 3 श्रेणियाँ, यानी कि किस में ज़्यादा भावनात्मक लगाव रहेगा हमारा और किस में ज़्यादा निकटता रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राथमिक नातेदारी क्या होती है। इसको समझिए। प्राथमिक नातेदारी, देखिए, आमने सामने की प्रत्येक रिश्तेदारी को हम प्राथमिक नातेदारी कहते हैं। जैसे पिता पुत्र की रिश्तेदारी, पति और पत्नी की, भाई और बहन की, भाई और भाई की, माता और पुत्र, माता और पुत्री, बहन और बहन। ये सारे संबंध ऐसे हैं जो प्राथमिक नातेदारी होते हैं, क्योंकि इसमें परस्पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक नातेदारी में क्या क्या शामिल होता है, जिनका डायरेक्ट हमारा क्या होता है, संबंध होता है। द्वितीय नातेदारी में क्या क्या शामिल होता है, ये देखिए। व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारों या उनके जो व्यक्ति सौजन जो है, वो प्राथमिक सौजन, उसके लिए द्वितीय सौजन होता है। अब देखिए, ये एक व्यक्ति है और ये 2 व्यक्ति, भाई और बहन होते हैं। अब देखिए, भाई और बहन दोनों प्राथमिक नातेदारी है, ठीक है। बहन की शादी हो जाती है तो बहन का पति, और भाई की शादी हो जाती है तो उनका पत्नी। तो इन दोनों की जो नातेदारी होगी वो कैसी होगी, द्वितीय नातेदारी होगी, ठीक है। यानी कि प्राथमिक नातेदारी जिनकी होती है, फिर उनके जो रिश्तेदार होते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं, द्वितीय रिश्तेदार बन जाते हैं। तो इनका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। जैसे जीजा व्यक्ति का द्वितीय नातेदार है, क्योंकि वह बहन उसका प्राथमिक सौजन है। इसी प्रकार चाचा व्यक्ति का द्वितीय रिश्तेदार है, क्योंकि पिता जो उसका प्राथमिक है वो उसका प्राथमिक है। ये परस्पर प्राथमिक नाते उसके पिता का प्राथमिक सौजन होता है। इसी तरह देखिए, तीसरी नातेदारी क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये भारतीय समाज में ही हमें ज़्यादा देखने को सुनने को मिलती है। तो ये क्या है, देखिए, प्राथमिक सौजन का द्वितीय नातेदार अथवा द्वितीय नातेदार का प्राथमिक नातेदार व्यक्ति का तृतीय नातेदार होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझाती हूँ इसका क्या है। देखिए, माता की बहन का पति व्यक्ति का तृतीय, यानी कि जो मौसा होता है वो तीसरा होता है, और जीजा की बहन व्यक्ति की तृतीय रिश्तेदार होती है। कहने का मतलब, जो हमारा द्वितीय रिश्तेदार होता है उसका जो रिश्तेदार होगा वो हमारा तृतीय श्रेणी का क्या कहलाएगा, नातेदार कहलाएगा। तो इस तरह ये बहुत लंबी क्या है व्यवस्था होती है। इसमें चौथी व्यवस्था, ये 3 व्यवस्था है, चौथी व्यवस्था भी कायम हो जाती है, 5वीं भी, 6ठी भी। इस तरह ये व्यवस्था क्या है, लंबी होती चली जाती है। तो एक व्यक्ति के लगभग 33 द्वितीय, एक व्यक्ति के 33 द्वितीय रिश्तेदार होते हैं, और 151 एक व्यक्ति के क्या होते, तृतीय रिश्तेदार होते हैं। ये क्या होती है, भारतीय समाज में हमें देखने को मिलता है।
नातेदारी जो है वो व्यवहार और प्रथा, यानी कि वो कुछ उनके व्यवहार और कुछ प्रथाएं होती है जिनको हम भारतीय समाज में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो देखिए, नातेदारी की स्थापना व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। भिन्न भिन्न नातेदारों के साथ हम भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक समाज में रिश्तेदारों के प्रति शिष्टता और मर्यादा के विभिन्न मापदंड होते हैं। सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं करते, जिनके आधार पर परस्पर व्यवहार करते हैं। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार हम कहते हैं कि हमारे इस तरह के व्यवहार जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के व्यवहार होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, इन व्यवहारों को कायम में करते हैं। अब देखिए हमारे किस तरह के, एक तो परिवार प्रथा तथा परिहार संबंध। तो परिहार संबंध समझिए क्या होता है। परिहार यानी कि 6 प्रकार के हमारे व्यवहार है जो हम अपने नातेदारी में करते हैं। तो देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे निकटता और आत्मीयता होते हुए भी वे एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सामने नहीं आते। वे परस्पर अंतः क्रिया करने में संकोच करते हैं। कई समाज में सास अपने दामाद के सामने मुंह ढक लेती है और उससे बात नहीं करती। बहू अपने ससुर, जेठ, पति, बड़े लोगों के सामने घूंघट निकाल लेती है, उनसे दूरी रखती है। इस प्रकार के संबंधों को रिश्तेदारी में परिहार संबंध कहा जाता है। तो ये समझिए, समाज में एक दृष्टि डालिए कि जिसके साथ में जो कम बोलने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक आदर कहिए या कैसे भी चाहिए, बीच में पर्दा रखा जाता है, इस तरह की प्रथा जो होती है उस रिश्तेदारी को हम परिहार कहते हैं। वो अभी आप लोग समझ गए होंगे। और उसके भी देखिए, रखने के कई कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। परिहार को हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि जब 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है उसमें परस्पर सहयोग का विकास भी हो सकता है और संघर्ष का भी हो सकता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें संघर्ष होना बहुत बुरा समझा जाता है। इस संघर्ष की संभावना से बचने के लिए ही निकट संबंधियों में परिहार का विकास हुआ। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और संतुलन के लिए कुछ रिश्तेदारों में इंटर जो भी क्रियाएं होती है वो कम करने की कोशिश की जाती है। परिहार का पालन करने वाले नातेदारों में किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं होता। वास्तविकता तो ये होती है कि उनमें आत्मीयता अधिक होती है। तो ये हमें मान लेना चाहिए ताकि समाज में कोई असंतुलन ना बने, इसलिए परिहार संबंध कायम किए जाते हैं। दूसरा देखिए क्या होता है, परिहास प्रथा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और भारतीय समाज में है। देखिए, समाज शास्त्र को पढ़ने में बड़ी रुचि आती है। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ा जाए तो इसमें हमें रटने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, परिहास प्रथा क्या होती है। देखिए, परिहार प्रथा कुछ नातेदारों को आपसी घनिष्ठता बढ़ाने से रोकती है। ऊपर वाला देखिए, ये घनिष्ठता बढ़ाने से क्या करती है, रोक देती है। और इसके विपरीत परिहास में क्या होता है, परिहास प्रथा कुछ रिश्तों को अधिक घनिष्ठता स्थापित करने और अधिक मुक्त अंतःक्रिया करने की प्रेरणा देती है। कैसे कि देखिए, परिहास में क्या होता है, हंसी मजाक होता है, ननद भावज का होता है, जीजा साली का होता है, देवर भाभी का होता है। ये परिहास के संबंध होते हैं। इनमें क्या होता है, लोग संबंध अत्यधिक निकट आते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और ये संबंध यौन संबंध की संभावना के संकेत भी हो सकते हैं। जीजा साली और देवर भाभी के हंसी मजाक को इसी प्रकार पर समझा जाता है। उराव और बेगा जनजातियां जो भारत में पाई जाती है, वहाँ पे बाबा और पोती और दादी और पोते में हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं। उराव जनजाति में बाबा पोती के विवाह का उदाहरण शरत चंद्र राय ने दिया था कि और बेगा जनजाति में दादी और पोते के विवाह का उदाहरण एल्विन ने प्रस्तुत किया था। तो ये देखिए, भारत के जो प्राचीन समाजशास्त्री है उन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया तो ये बताया कि किन किन जातियों में इस तरह के विवाह होते। अब देखिए, परिहास में क्या होता है, किन किन उसका इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, जैसे गाली देना, यौन संबंधी शब्दों से पूर्ण मजाक करना, खिल्ली उड़ाना, एक दूसरे की चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, तंग करना, परिहास क्रियाओं में ये संबंध व्यक्त किए जाते हैं। इस तरह होता है जैसे जीजा साली में कोई भी देर तक सोने वाले व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी गिराकर उसे जगा सकता है। जीजा साली परस्पर
चुम्बन लेकर भी मजाक करते हैं। तो इस तरह की ये परिहास संबंधी क्या होती है, घटनाएं होती है। जो परिहास प्रथा आत्मीयता के प्रदर्शन का शत्रुतापूर्ण क्या होता है, एक तरीका होता है। इसको अच्छा नहीं माना जाता समाज में। कुछ विद्वानों के विचार से ये संबंध समानता और पारस्परिक आदान प्रदान की अभिव्यक्ति है, और ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा विशिष्ट रिश्तेदारों को पारस्परिक अंतःक्रिया बढ़ाने की क्या देता, प्रेरणा देता। अब हम देखते हैं कि माध्यमिक संबोधन अनुमानित। अब देखिए कुछ संबंध हमारे ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट बात नहीं करते, उसमें बीच में एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है जिसका सहारा लेके वो बातचीत करता है। जैसे कुछ समाजों में कोई व्यक्ति अपने किसी विशिष्ट नातेदार का नाम लेकर नहीं पुकार सकता, आवश्यकता पड़ने पर वह किसी तीसरे व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसे पुकारता है। उदाहरण के लिए देखिए, पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, ये उसे पप्पू के पिता या गुड्डी के पापा कहकर बुलाती है। पप्पू और गुड्डी उसके पारस्परिक संबोधन के माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह हम मानते हैं कि प्रथा भी मातृस्थात्मक व्यवस्था की क्या होती है, देन होती है। अब नेक्स्ट है देखिए मातुल्य। मातुल्य क्या है, ये ध्यान से समझिएगा ना, मातुल्य क्या है। कुछ संबंधों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मातुल्य या मामा बहुत निकट का रिश्ता माना जाता है। ये मातुल्य का मतलब क्या होता है, मामा होता है, यानी कि माँ का भाई, मामा निकट का रिश्ता होता है। कुछ समाजों में मामा और भांजे की या मामा भांजी की इतनी अधिक घनिष्ठता होती है कि भांजे और भांजी मामा के घर रहकर ही पलते हैं। मामा का उन पर पूरा अधिकार होता है, वे भी पिता की अपेक्षा मामा का अधिक सम्मान करते हैं। उन्हें मामा की संपत्ति का उत्तराधिकार भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी प्रथा प्राय मातृस्थात्मक जो परिवार है, मातृस्थानीय समाजों में स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। इस प्रकार यह मामा का संबंध अत्यधिक महत्ता और घनिष्ठता वाला होता है, इसलिए उसे मातृलीय नातेदारी कहा जाता है। लास्ट देखिएगा कि किस तरह नातेदारियों में पितृसव्य होता है। पितृसव्य क्या होता है, देखिए पितृसव्य मातुल्य जो परिवार है उससे विपरीत प्रथा होती है, उससे बिल्कुल अपोजिट होता है। इस प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि पिता की बहन अर्थात बुआ अपने भाई की संतान के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा तथा विवाह आदि के उत्तरदायित्व को पूर्ण करती है। भाई के बच्चे भी बुआ के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं। बुआ माता की अपेक्षा अधिक निकट और घनिष्ठ होती है। ये प्रथा भी घर में दूर रहने वाली बुआ के साथ संबंध और अंतःक्रिया की निरंतरता जो है उसको बनाए रखने से ये प्रथा चली आ रही है। अब कुछ समाजों में ये प्रथा पाई जाती है। अब देखिए कहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, इस आधार पर है। और नेक्स्ट देखिएगा कुवेद, इस शब्द को समझिएगा, कुवेद और सहपर्शविता। अब देखिए क्या होता है कि इस प्रथा में सहपर्शविता प्रथा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। कुछ आदिम समाज में जब स्त्री संतान को जन्म देती है तो उस में क्या होता है कि वो जो खाती पीती है, जिस तरह रहती है, उसी तरह उस में आदमी को रहना होता है। इसी तरह के प्रेज उसे भी पालन करना होता है, पति भी वैसा ही करता है। और भारत में खासी और टोडा जनजातियों में कुवेद प्रथा पाई जाती है। प्रसूति स्त्री के पति को भी शिशु जन्म के समय एक कमरे में बंद लेटे रहना पड़ता है, परहेज का खाना खाना पड़ता है। तब कोई नदी नाला पार नहीं कर सकता जब तक शिशु जन्म से संबंधित सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं कर ली जाती। इस प्रथा की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का ये भी मानना रहा था कि काल की दृष्टि से मातृस्थात्मक परिवार धीरे धीरे पितृस्थात्मक परिवार का रूप ले रहे थे जब ये प्रथाएं देखने को मिली थी। मातृस्थानिक समाजों में पिता का निर्धारण करने की दृष्टि से भी ये प्रथा अस्तित्व में आई। ऐसा माना जाता है कि जब मातृस्थानिक परिवार रहे होंगे तो ये प्रथा उस समय चली होगी। और इस प्रथा का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने और पितृ प्रेम दर्शाना इसमें क्या होता है, निहित होता है। पत्नी के कष्ट को सहनीय बनाना और उसमें सक्रिय भागीदारी देना भी क्या होता है, इस प्रथा का उद्देश्य हो सकता है। तो लेकिन भारतीय समाज में ये प्रथा देखने को नहीं मिलती।
पहले जो जनजातियाँ हुआ करती थी उसमें हमें इस तरह की प्रथाएं देखने को मिली थी। अब हम देखते हैं कि नातेदारी है उनको हम क्या क्या संज्ञाएं देते हैं, क्या क्या उनका संबोधन होता है, क्या क्या हम उनको क्या कहते हैं उपनाम देते हैं। थोड़ा इसको और समझ लेते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न रिश्तेदारों को विशिष्ट नामों से संबोधित किया जाता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि नातेदारियों को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वो शब्द क्या है, एक होता है वर्गीकृत संज्ञा होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में अनेक रिश्तेदारों को एक ही वर्ग में मानकर उन्हें एक ही नाम से संबोधित कर दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि समाज में आजकल चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा इन सब को मिलाकर एक अंकल अंग्रेजी में कह दिया जाता है, जिसमें सब कुछ क्या होता शामिल हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत संज्ञाएं दे दी जाते हैं। सबको मिला लिया, बुआ है, फूफा, मामा, मामी, इन सारी चीज़ों को जो है उनको मिला लिया जाता है। उनको क्या बोल दिया जाता है, आंटी बोल दिया जाता है। तो इस तरह समाज में क्या कर दिया जाता है, उनका वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ में आपको ये क्या है कि आमी शब्द बुआ, पति की माँ और पत्नी की माँ तीनों संबंधों में व्यक्त किया जाता है। कुकी जनजाति में हेपू का अर्थ बाबा, नाना, मामा, पुत्र, मामा, ससुर, साला, भतीजा, ये सभी आ जाते हैं। तो इस तरह कहने का मतलब है कि एक ही संज्ञा से कई रिश्तेदारों को उसमें क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम जिस एरिया में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, समधिन और समधी शब्द पति और पत्नी दोनों के माता पिता के लिए क्या कर लिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कजन हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ होगा, फादर इन लॉ, ये ऐसे शब्द है, इनमें क्या कर लिया जाता है, वर्गीय क्लासिफिकेशन करके उनको एक ही नाम में दे दिया जाता है। और विशिष्ट संज्ञाएं क्या होते हैं, जिन रिश्तेदारों को हम स्पेशल नाम देते हैं, विशिष्ट संज्ञाएं जैसे व्यक्ति वाचक संज्ञा की तरह होती है, जिनमें के द्वारा विशिष्ट नातेदारों को विशिष्ट नाम दिए जाते हैं। उनमें केवल उन्हीं को ही उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे माता पिता, पति पत्नी, इनकी कोई संज्ञाएं नहीं हो सकती, वो एक ही रहेंगे। उनकी विशिष्ट संज्ञा होती है जो केवल विशिष्ट नातेदारों के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें वर्गीकृत कर दिया, एक से बहुत सारों को बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक को ही बोला जाता है। कहने का मतलब कि इन प्रैक्टिकल में देखा जाए कि नातेदारी संज्ञाओं के संदर्भ में जो संज्ञा और संबोधन संज्ञा में जो बांटा गया है, उसका मतलब यही होता है कि आप सबको मिलाकर एक बोल सकते हैं, लेकिन पिता को आप सबके संदर्भ में नहीं रख सकते, भाई को नहीं रख सकते, उनको आप इन्हीं नामों से जा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पिता की जो संज्ञाएं हैं उसमें कुछ इलाकों बापू, पापा, पिताजी, ये संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन सामूहिक नहीं दे सकते। भाषा की दृष्टि से संज्ञाएं प्राथमिक उद्बोधन होता है, और उसमें क्या किया जाता है कि और शब्द इंग्लिश में जैसे वो उसको बोलना चाहे तो वो फादर बोल देते हैं, है ना। दादा को ग्रांड फादर जोड़ देते तो ग्रांड फादर बन जाता है, नाना बन जाता है। तो इस तरह की संज्ञाएं क्या कर दी जाती है, शामिल कर दी जाती है। भारतीय समाज में ये सारी चीज़ें क्या होती है, आज भी लागू है, इनका पालन किया जाता है। और इन सारी संज्ञाओं के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर प्रत्येक नातेदारी के लिए विशिष्ट संज्ञा प्राप्त हो सकती है। पीढ़ी, यौन भेद, व्यवहारिकता, समसामयिक सीमा विभाजन और परस्पर भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। सापेक्षिक आयु हो, वक्ता का लिंग और मृत्यु का विचार, ऐसे 9 मापदंडों के द्वारा विशिष्ट संज्ञाएं मिल सकती है। इस प्रकार ध्यान रखने पर संबंध संज्ञाएं वर्गीकृत होने लगती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो एक नातेदारी है वो व्यक्ति को समाज में एक सुरक्षा प्रदान करती है, आत्मीयता प्रदान करती है, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता प्रदान करती है, निकट लाने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो इसी तरह अंत में हम यही कहेंगे कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर क्या होते, आधारित होते हैं। वो कैसे भी हो, रक्त मूलक हो, व्यवहारिक हो, उन सब को क्या मिलती है,
परमिशन मिलती है और उसी से हम उनको क्या करते हैं, सम्मान के साथ संबोधित करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।